इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी कि अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझेंगे और उसकी केमिस्ट्री के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री branch of chemistry that deals with interconversion of chemical and इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, केमिकल एनर्जी भी होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी। तो डेफिनेशन ये बता रहा है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। इंटर कन्वर्जन का मतलब यही हुआ। तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो यूजली जो हम लोग बैटरी का इस्तेमाल करते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, है ना। तो हम लोगों ने टॉर्च में लगाया या रिमोट में लगाया या कहीं भी लगाया, तो फिर क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो जिस सेल से केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, इलेक्ट्रो केमिकल सेल। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। तो इस चैप्टर में सारी चीजें इन्हीं दो सेल के इर्द गिर्द घूमती है, और इसके पीछे जो बहुत सारे लॉ हैं, रूल्स हैं, है ना, प्रिंसिपल्स हैं, वो यहां पर एक्ट करता है। चलिए, अब यहां पर हम लोग एक तो करंट जो पास करता है वो मेटल वगैरह में पास करता है ना, जो कि हमारे घरों में जो वायर वगैरह जो लगे होते हैं उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही होती है। और एक होता है कि सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक तो कंडक्टर मेटल हो गया और एक कंडक्टर सॉल्यूशन भी हुआ। कैसा सॉल्यूशन? जिसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ है, यानी कि उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो अब मेटल की कंडक्टिविटी तो हम डेली लाइफ में देख ही रहे होते हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। तो एक तो क्या हो गया, मेटेलिक कंडक्टर हो गया जिसमें मेटल से करंट पास कर रहा है, और दूसरा होता है कि सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही होती है। तो सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी तभी पास करेगी जब उसके अंदर सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो। तो अब हमारे पास समझने के लिए एक टर्म आया, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दैट conducts electricity in molten as well as solution state। मोल्टेन का मतलब हुआ, तो मोल्टेन का मतलब है मेल्टेड, सॉल्यूशन का मतलब है मिक्स्ड विथ सॉल्वेंट। अब इलेक्ट्रोलाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी तभी पास करेगा जब वो लिक्विड फॉर्म में। अगर लिक्विड में नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है। अब यहां पर एक बड़ा घिसा पिटा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट। तो देखिए, NaCl ये एक्वस है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में है, तो ये तो कंडक्ट करेगा, क्योंकि NaCl क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं उन्हें इलेक्ट्रोलाइट है। मोल्टेन NaCl ये भी लिक्विड फॉर्म है। सॉलिड ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब याद रखिए, अगर नमक सॉलिड है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी वो अभी हम लोग देखेंगे।
और अगर नमक को पानी में मिला दिया तो इतनी तेजी से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अब उसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, तो आपके दिमाग में बात आएगी ये कैसी बात हुई। तो देखिए, प्योर वाटर जो होता है वो नॉन कंडक्टर होता है, प्योर वाटर। लेकिन जो इम्प्योर, हम लोग कौन सा पानी पीते हैं, हम लोग इम्प्योर पानी पीते हैं, प्योर पानी नहीं पीते। प्योर पानी तो हमारे लिए घातक है ना। तो उसमें क्या मिला होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स मिले होंगे, जैसे कि सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, मिनरल्स होने चाहिए। तो ये जाकर जो है हमारी पूरे सिस्टम को बैलेंस रखती है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे चीनी है, तो चीनी को घोलिए या नहीं घोलिए, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वो सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड है। और दूसरा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है कि जब उसका सॉल्यूशन बनता है तो वो पूरी तरह से आयन में टूट जाता है, पूरे 100% टूट जाता है, यानी कि उसकी डिसोसिएशन 100% होती है। और इसी के लिए हम लोगों ने पिछले चैप्टर में अल्फा पढ़ा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या होगा, 1 होगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होता है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। तो यहां पर अल्फा क्या होगा, हमेशा और हमेशा 1 से कम होगा। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सारे सॉल्ट्स क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन है, वीक एसिड, वीक बेस। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइट के कितने टाइप्स होते हैं। कंडक्टर दो तरह के होते हैं, जिससे कंडक्शन होता है वो कंडक्टर कहलाता है। टाइप ऑफ कंडक्टर्स, एक हो गया मेटेलिक कंडक्टर, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो मेटेलिक कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है, चार्ज को जो कैरी करने वाला है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है, आयंस है। बेहतर होगा कि हम लोग लिखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस। तो मेटेलिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी वेरी हाई होती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी लो होती है। मेटेलिक कंडक्टर में मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, मैटर का ट्रांसफर होता है। अगला है, मेटेलिक कंडक्टर में किसी तरह का कोई केमिकल चेंज नहीं होता, तो इसमें केमिकल चेंज डज नॉट टेक प्लेस। केमिकल चेंज हैपेंस। अब जैसे कि अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो मेटल का जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, तो कॉन्डक्टेंस घट जाता है। यानी कि आपने वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई और वायर को आपने गर्म करना शुरू कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन घट जाएगी। लेकिन इस केस में उल्टा ही होता है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर जैसे नमक और पानी का घोल अगर हम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब कोई चीज जल्दी नहीं खुलती है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसे गर्म करते हैं तो जल्दी घुल जाती है। क्यों घुल जाती है, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने से डिसोसिएशन जो है पार्टिकल का और तेजी से होने लगता है। तो डिसोसिएशन और तेजी से होने लगता है, इसका क्या मतलब हुआ कि रेसिस्टेंस घट जाता है, कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। मेटेलिक कंडक्टर में फैराडेज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में फैराडेज लॉ
इज एप्लीकेबल। सेल से क्या होता है? इंटर कन्वर्जन होता है। किसका? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी का। तो एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे हम लोग डिफाइन करें? इट इज द डिवाइस इन विच a spontaneous chemical reaction takes place and chemical energy is converted into electrical energy. अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? द डिवाइस इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन electricity is passed and electrical energy is stored as chemical energy. Spontaneous, non spontaneous, ये डिफरेंस की पहली क्राइटेरिया है। स्पॉन्टेनियस यानी कि जो अपने आप हो जाए, नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपने आप नहीं हो। जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस होते हैं। नेचुरल प्रोसेस यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है इनमें स्पॉन्टेनियस यानी कि नेचुरल चीज हो रही होगी, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करवाना पड़ता है। अब एग्जाम्पल को याद रखिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जाम्पल्स हैं गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, डेनियल सेल। उसी तरह से जैसे ट्रांजिस्टर या रिमोट के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एग्जांपल लेड स्टोरेज बैटरी। तो इस चैप्टर में बैटरी के बारे में भी हम लोग को काफी कुछ पढ़ना है, तो वो मैंने अभी बताया कि हम लोग उसे लास्ट में पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, समझिए कि इस चैप्टर का वो सोल है। बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इस चैप्टर में हम बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसे हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, इसे हम डेनियल सेल भी कहते हैं। एक कंटेनर है, दूसरा कंटेनर है। लेफ्ट वाले कंटेनर में एक इलेक्ट्रोड है जो कि जिंक का बना हुआ है, जिंक रॉड कह लीजिए। दूसरे वाले में अलग मेटल का इलेक्ट्रोड है और ये मेटल कुछ और नहीं, कॉपर है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को, अच्छा उसके पहले एक चीज जान जाइए कि ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो जिंक के एक्वा सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। यहां पर क्या है? जिंक का एक्वा सॉल्यूशन। तो जिंक मेटल का एक्वा सॉल्यूशन तो बना नहीं सकते डायरेक्टली, तो इसका सॉल्ट जो होता है उसके सॉल्यूशन को हम बना सकते हैं। जिंक सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन, और इसकी मोलरिटी 1 मोलरिटी है। और दूसरे में कॉपर है, तो कॉपर के एक्वा सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, यानी कि कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 1 है इसमें डूबा हुआ है। अब इन दोनों को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, किसके थ्रू? वोल्ट मीटर। याद रखिए वोल्ट मीटर। अब ध्यान दीजिए जितने भी मेटल हैं या जितने भी एलिमेंट है इस दुनिया में सभी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो यहां पर इन दोनों की नेचर डिफरेंट है। अब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के पास होने के लिए एक डिफरेंस का जरूरी है, यानी कि दोनों तरफ अगर हमने सेम मेटल लगा दिया तो फिर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। अब जैसे कि मान लिया एक सतह जो है बिल्कुल समतल है, इस पर हमने पानी को गिरा दिया, तो समझिए कि ये वाटर का जो है एक ड्रॉप है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये वाटर कब चलेगा? मान लिया कि हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, यहां पर हमने पानी का ड्रॉप रखा, झट से नीचे चला गया। तो क्यों नीचे गया? क्योंकि एक तरफ ऊंचा है दूसरी तरफ नीचा है, लेकिन यहां पर दोनों चीजें समतल हैं, ये छोर भी और ये छोर भी बिल्कुल क्या है? बराबर है। अब इसी को जैसे कि पानी की बूंद के लिए हमने ऊंचा सरफेस और नीचा सरफेस का इस्तेमाल किया, तो यहां पर हम लोग पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल
दूसरे की इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल के बराबर नहीं होनी चाहिए, दोनों की पोटेंशियल में डिफरेंस होनी चाहिए। तो यहां पर हम लोगों ने समझ लिया कि पोटेंशियल क्या होता है, समझने के लिए समझ लिया, लेकिन इसको अभी भी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, है ना, कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो इसको समझने के बाद वहीं पर हम लोग जाएंगे। तो जब तक एलिमेंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। तो चलिए, इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास करेगी भाई? तो यहां पर क्या हुआ कि जिंक की जो रिडक्शन पोटेंशियल है, कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल से कम होता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसे एनोड कहते हैं, उसका हम एनोड बनाते हैं, और एनोड को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। और एनोड की पहचान प्लस माइनस से नहीं होती है, एनोड की पहचान ऑक्सीडेशन से होती है। जहां ऑक्सीडेशन होती है वही क्या है? एनोड है। और ठीक इसका उल्टा कैथोड। अब एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो एनोड और कैथोड की पहचान रिडॉक्स रिएक्शन से होती है। एनोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, कैथोड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। अब ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस। अब यहां पर देखिए, जिंक है, तो जिंक ने क्या किया? एक जिंक के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और जिंक के टायन बनाया। 2 इलेक्ट्रॉन को इसने बाहर निकाला और जिंक का केटायन बना। अब इस सॉल्यूशन में क्या क्या है? जिंक भी है और सल्फेट भी है। क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है तो ये एनायन और केटायन के रूप में मौजूद होंगे, आयंस के रूप में फ्री होंगे। तो जब मेटल का आयन बनता है तो अब वो मेटल यानी कि सॉलिड नहीं रह पाता, उसका क्या बनता है? एक्वस सॉल्यूशन बनता है। तो वो इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। जिंक केटायन जो है इस सॉल्यूशन में आ गया, जिंक सल्फेट वाले सॉल्यूशन। यानी कि जिंक केटायन की संख्या अब यहां पर बढ़ती चली जाएगी। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है अब ये क्या हो गए? फ्री हो गए, है ना। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चार्ज कैरियर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है या आयन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अब ये क्या करेगा? पास करना शुरू करेगा। इधर से किधर? लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ पहुंच गए। अब कॉपर जिस सॉल्यूशन में डूबा हुआ है वहां पर क्या क्या मौजूद है? वहां पर कॉपर के टायन है और सल्फेट अनायन है। तो ये दोनों जो है अनायनिक फॉर्म में मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉन जब कॉपर पर पहुंचा, तो इलेक्ट्रॉन जब पहुंचेंगे तो केटायन को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो ये कॉपर का केटायन यहां पर जाएगा और इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। जब न्यूट्रल हो गया तो क्या बन जाएगा? वो मेटल बन जाएगा, यानी कि सॉलिड बन जाएगा, सॉलिडिफाइड हो जाएगा। और इस कॉपर के इलेक्ट्रोड पर चिपकना शुरू कर देगा, क्योंकि अब वो सॉल्यूशन में जा ही नहीं सकता है। अब यहां देखिए, बाईं तरफ, बाईं तरफ जिंक के केटायन सॉल्यूशन में आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और यहां पर सॉल्यूशन से केटायन आ रहे हैं और कैथोड पर डिपोजिटेड होते जा रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है? जिंक सॉलिड, जिंक एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। यानी कि सॉल्यूशन में जिंक केटायन की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन जिंक केटायन की बढ़ती जा रही है। और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर कॉपर 2 प्लस एक्वस यही जिंक द्वारा भेजे गए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये सॉलिडिफाइड हो जा रहा है। यानी कि इस सॉल्यूशन में जो कॉपर केटायन के का कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो घटता जा रहा है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट सॉल्यूशन में क्या है? अनचेंज्ड है। और यहां भी सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में अनचेंज्ड है।
तो जिंक के पार्टिकल, देखिए जिंक के पार्टिकल ही हुए ना, चाहे वो आयन के रूप में ही है, तो वो तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड जो है खोखला होता जा रहा है। तो वेट ऑफ जिंक रॉड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, और यहां पर वेट ऑफ कॉपर रॉड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे लगेगा कि जिसे चूहे ने कुतर दिया हुआ है। अब यहां पर हो क्या रहा है, मैंने अभी बताया, एनोड वो बनता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, कैथोड वो बनता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। यहां पर जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रही है और कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल घट रही है। अब एक पॉइंट आएगा जब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो उस समय क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ही नहीं होगा। और ये रिडक्शन पोटेंशियल का बराबर किस वजह से हुआ, तो देखिए इस सॉल्यूशन में, लेफ्ट वाले सॉल्यूशन में केटायन की संख्या बढ़ गई और राइट हैंड साइड वाले में केटायन की संख्या घट गई, यानी कि अनायन की संख्या बढ़ गई। अब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। अब एक चीज और, जब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आई, इलेक्ट्रिसिटी को आई से डिनोट करते हैं, वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जा रही होती है। तो याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंप्लीटली रिवर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड है, तो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। क्या ही किया जाए कि ये इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती रहे। तो उन्होंने एक उपाय किया, उन्होंने समझ लिया कि अगर हम इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो शायद समस्या हमारी सॉल्व हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड में केटायन की संख्या बढ़ गई है, राइट हैंड साइड में अनायन की संख्या बढ़ गई है। तो यहां पर क्या किया गया, तो यहां पर स्टिकी सब्सटेंस लगा दी गई, चाहे वो जिलेटिन हो चाहे अगार अगार। उसका कारण क्या है कि यहां पर हम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं जो कि इनर्ट है। इनर्ट का मतलब हुआ कि अननेसेसरली वो किसी से रिएक्ट नहीं करे। तो इसके लिए लिया गया पोटेशियम क्लोराइड लिया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट लिया जाता है। तो चलिए हमने यहां पर पोटेशियम क्लोराइड लिया, KCl लिया। तो लेफ्ट साइड में केटायन की संख्या ज्यादा है, तो ये जो क्लोराइड जो है उसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, और ये पोटेशियम जो है इसने जो अनायन है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। थे न्यूट्रलाइज हुआ, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगे, तो उन्होंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया और इसे नाम दिया गया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट क्यों, क्योंकि इसमें सॉल्ट है। ब्रिज क्यों, क्योंकि ये दोनों के बीच में एक पुल का काम कर रहा है। अब ये कंप्लीट जो चीज है इसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। यानी कि दोनों कंटेनर मिलाकर सेल बना, यानी कि एक जो है वो क्या कहलाएगा, हाफ सेल कहलाएगा। दिस इज हाफ सेल, दिस इज ऑल्सो हाफ सेल, और हाफ सेल मिलकर ही कंप्लीट सेल बनेगा, यहां इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पास कर रहा है, करंट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पास कर रहा है। अब यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है, एनोड पर रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पर रिएक्शन। तो पहले हम बात करेंगे कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन हुई। तो यहां पर जिंक सॉलिड, जिंक केटायन और 2 इलेक्ट्रॉन में टूटा। कैथोड पर क्या हो रहा है, कॉपर केटायन, एक्वस केटायन जब भी लिखे, आयन जब भी लिखे तो सॉलिड वॉलिड नहीं लिखना है, वो एक्वस केटायन। 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर सॉलिड बन गया। अब इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन मिलकर क्या बनाएगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन। देखिए कोई कटने वाला है क्या, तो हमेशा याद रखिए जब हम ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे
तो एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन लिखने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बराबर करना पड़ेगा। अगर बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा, तो आगे हम लोग सीखेंगे कि ऐसे बराबर करेंगे। तो यहां पर राइट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन कट गए। तो अब हम लिखेंगे जिंक सॉलिड प्लस कॉपर केटायन एक्वस मिलकर जिंक एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिए कि एक्सट्रीम लेफ्ट में सॉलिड हो और एक्सट्रीम राइट में सॉलिड हो, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट वाला ही क्या होता है, एनोड होता है, और एक्सट्रीम राइट वाला क्या होता है, कैथोड होता है। अब ये तो ओवरऑल सेल रिएक्शन है। तो अब एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और इसे कहेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और ये क्या हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में एनोड को रखते हैं, राइट हैंड साइड में कैथोड को रखते हैं। अब एनोड पर क्या चार्ज है, यहां पर एनोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। यानी कि एनोड पर हम माइनस का चार्ज लिखेंगे, और कैथोड, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कॉपर केटायन को बुला रहा है, और कॉपर केटायन आकर इस इलेक्ट्रॉन को हजम कर जा रहे हैं। तो हजम कौन कर रहा है, केटायन कर रहा है। तो कैथोड को हम प्लस लिखेंगे, याद रखिएगा। ये जो साइन कन्वेंशन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव होता है। अब यहां पर एक जरूरी बात कि इसे हम लोग याद कैसे रखेंगे, एल ओ ए एन याद रखिए। एल का मतलब है लेफ्ट, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब है एनोड, और एन का मतलब है निगेटिव। तो हम लोग लोन को याद रखेंगे, एल लेफ्ट हुआ, ओ ऑक्सीडेशन हुआ, ए एनोड हुआ, एन निगेटिव हुआ। तो एनोड की सारी चीजें हमें याद हो गई, तो दूसरा अपने आप याद हो जाए। तो हम लोगों ने देखा कि ये हाफ सेल, तो हाफ सेल को हाफ सेल या इसे रिडॉक्स कपल्स भी कहते हैं। अब यहां पर क्या क्या चीज आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड क्या है, तो बच्चे जल्दी से बोल देते हैं जिंक है, तो जिंक तो है ही है, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है, और टीचर खुश भी हो जाते हैं, है ना। लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है। कंप्लीट आंसर क्या है, जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन। इसमें कैथोड क्या है, कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।